ट्वेल्थ RBSc। अपना टॉपिक था 3D। 3D के अंदर अपन ने जो अभी तक पढ़ा था उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखो 3D जैसे कि ये एक 3 डायमेंशन का त्रिविमीय है, कोई स्पेस है, कोई भी अपना, ठीक है। उसके अंदर में यहाँ पर हवा में कोई पॉइंट है अपने पास P X Y Z। इसके हमने दिक् अनुपात, दिक् कोज्याएं के बारे में बात करी थी। इसके हमने किस किस के बारे में बात करी थी? इसकी हमने बात करी थी दिक् अनुपात, दिक् कोज्या, ठीक है। उसके मध्य कोण, मध्य कोण, प्रक्षेप, इतनी बातें अभी तक हमारी इसके अंदर हुई हैं, ठीक है। तो एक दिक् अनुपात की बात करें तो दिक् अनुपात क्या होता है हमारा? दिक् अनुपात होता है A1 B1 C1, और जिसको हम बोलते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। जिसको कैसे निकालते हैं हम लोग? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो इसको हम दिक् अनुपात बोलते हैं। दिक् कोज्या क्या होती है? दिक् कोज्या होती है कि मान लो कोई रेखा है, मान लो क्या है, कोई भी रेखा है, वो x y और z अक्ष के साथ में कोई कोण बनाती है, ठीक है। तो उन कोणों की जो कोज्याएं होती हैं उसे हम बोलते हैं, उन कोणों का जो कोसाइंस होते हैं, ठीक है, जो कॉस थीटा होता है उसे हम बोलते हैं दिक् कोज्याएं, ठीक है। जैसे कि मान लो x के साथ में अल्फा कोण बनाता है, तो उसका अगर मैं कॉस के साथ में ले लूंगा कॉस अल्फा, तो उसे हम बोलेंगे L दिक् कोज्या। M दिक् कोज्या हो जाएगी कॉस बीटा, और तीसरे को बोलूंगा मैं n से कॉस गामा। और इसकी भी क्या प्रॉपर्टी थी हमारे पास में? इसकी प्रॉपर्टी थी कि L स्क्वायर M स्क्वायर n स्क्वायर बराबर कितना होगा? 1 होगा। उसके अलावा मैंने बोला था कि r कैप जो होता है उसके अंदर Li mj nk, यानी कि अगर इकाई सदिश दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो हमें? इकाई सदिश अगर दिया हुआ हो, तो इकाई सदिश के अंदर हमारे पास में i j और k का जो गुणांक होता है वही हमारा क्या होगा? दिक् कोज्याएं होंगी, वही हमारी क्या होंगी? दिक् कोज्याएं। और दिक् अनुपात से दिक् कोज्या कैसे निकालते हैं? मान लो दिक् अनुपात है आपके पास x2 माइनस x1, तो इससे दिक् कोज्या कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1, जिसको मैं बोल रहा हूँ, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ a से, इसको डिनोट कर रहा हूँ b से, इसको डिनोट कर रहा हूँ c से, तो L दिक् कोज्या निकलेगी a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दूसरी निकलेगी b अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तीसरी निकलेगी c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से। तो इस प्रकार से इसकी तीनों दिक् कोज्या हमें मिलेंगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे, इसमें और इसमें संबंध मैंने बताया था, Li mj nk बताया था, ठीक है। कि मान लो आपके पास r वेक्टर दिया हुआ है ai bj ck, तो अगर r वेक्टर दिया हुआ है तो जो a b c जो होगा वही हमारी क्या होंगे? दिक् अनुपात। क्या होंगे? हमारे दिक् अनुपात। दिक् कोज्याओं के समानुपाती अगर कोई संख्या लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? दिक् अनुपात। क्या बोलते हैं हम उसको? दिक् अनुपात, ठीक है। मध्य कोण, दो रेखाएं दी हुई हैं हमें, इन दोनों के बीच में कोण निकालना है। देखो पहली रेखा दी हुई होगी, उसके दिक् अनुपात दे रखे होंगे हमें a1 a2 a1 b1 c1। दूसरी रेखा दी हुई होगी, उसके दिक् अनुपात दे रखे होंगे a2 b2 c2। तो उनके मध्य कोण होगा cos थीटा, और वो निकलेगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। अब देखो बात आई थी प्रक्षेप की। किसकी बात आई थी? प्रक्षेप की। कि मान लो कोई रेखा है L, जिसके दिक् अनुपात दे रखे हैं L M और N, जिसके दिक् अनुपात कितने दे रखे हैं हमें? L M और N। देखो प्रक्षेप वाली बात अपन अच्छे से कर लेते हैं यहाँ पे कि प्रक्षेप की बात क्या आई थी अपने पास निकल के। प्रक्षेप की बात क्या निकल के आई थी अपने पास में कि मान लो एक रेखा है L, ठीक है, जिसके दिक् अनुपात दे रखे हैं L M और N, और ये एक रेखा दे रखी है, रेखाखंड दे रखा है जिसमें P के निर्देशांक है x1 y1 z1 और Q के निर्देशांक है x2 y2 और z2। तो इसका जो प्रक्षेप है, इसके ऊपर जो छाया होगी वो यही तो होगी भाई, यही तो होगी। और ये इस रेखा के साथ में थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। तो फिर यहाँ पे भी हमने थीटा लिया था, फिर हमने कॉस थीटा लिया था, ठीक है, और हमने निकाला था कॉस थीटा बराबर क्या होता है? पी क्यू आर। तो ये निकलेगा अपना पी आर बट्टा पी क्यू, और पी क्यू क्या होता है? पी क्यू दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, जो कि क्या निकलेगी अपने पास? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ से पी आर बराबर क्या निकलेगा अपने पास? पी क्यू
कॉस थीटा, पी आर बराबर क्या निकलेगा, पी क्यू कॉस थीटा। यही क्या होता है हमारे पास प्रक्षेप होता है। फिर पी क्यू के लिए क्या हो जाएगा, पी क्यू आप जानते हो, पी क्यू ये पी क्यू रहा अपने पास, ये इतना आ जाएगा। और कॉस थीटा दो रेखाओं के बीच में कौन आ जाएगा, तो ऐसे निकल के आया था ये ए सॉरी एल एक्स टू माइनस एक्स वन एम वाई टू माइनस वाई वन एन जेड टू माइनस जेड वन, ये निकल के आई थी मेरे पास में किसी रेखाखंड द्वारा किसी रेखा के ऊपर प्रक्षेप कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हमने बात करी थी कि किसी जो क्या नाम है अक्षों के ऊपर प्रक्षेप कैसे निकालते हैं। तो एक्स अक्ष के ऊपर प्रक्षेप निकलता है एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई एक्स के ऊपर प्रक्षेप निकलता है वाई टू माइनस वाई वन, और जेड एक्स के ऊपर निकलता है जेड टू माइनस जेड वन। और उसके ऊपर आया था कि अगर अक्षों के ऊपर प्रक्षेप उनको पी क्यू आर दिया हुआ हो तो रेखा की लंबाई होगी अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैंने ये सब बातें रिपीट इसलिए की हैं क्योंकि आज हम ये 3D वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे और उसके बाद समतल और सरल रेखा की बातें हम करेंगे। लेकिन इसकी खत्म करने से पहले अपन एक छोटी बातें कर लेते हैं इसमें जो हमारी रह गई थी। कि मान लो दो रेखाएं हैं, उनके बीच में कौन दे रखा है, कॉस थीटा, उनके बीच में रेखा कौन दे रखा है मेरे को, कॉस थीटा दे रखा है मेरे को। ठीक है, तो देखो तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन रूट में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर और रूट में a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। और आपको एक चीज और मैंने बताई थी कि L बराबर क्या होता है, a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये तो होता है भी। तो इसको मैं cos थीटा को मैं दो रेखाओं के बीच में जो कोण है उसको मैं किस प्रकार से लिखता हूँ, उसको दो रेखाओं के बीच में जिनकी अगर दिक्कोजें दी हुई हैं, दो रेखाएं हैं जिनकी ये एक फॉर्मूला कब था, जब दिक अनुपात हो, जब क्या हो मेरे पास में दिक अनुपात। लेकिन दो रेखाएं दी हुई हैं जिनके मेरे पास में दिक्कोजें दी हुई हो, क्या दी हुई हो मेरे को, दिक्कोजें क्या दी हुई हो, दो रेखाएं हैं मेरे पास में जिनकी मुझे क्या दी हुई हो, दिक्कोजें दी हुई हो। तब जाके मैं कैसे निकालूंगा, दिक्कोजें दी हुई है मान ले दो रेखाओं की, एक रेखा की दिक्कोजा है L1 M1 N1 और दूसरी रेखा की दिक्कोजा है L2 M2 N2। तो उनके बीच में फॉर्मूला होगा, उनके बीच में कोण का फॉर्मूला होगा cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 M1 M2 और N1 N2, ये फॉर्मूला हो जाएगा उनके बीच में कोण का। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक साइन थीटा के अंदर भी इसमें फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कैसे निकल के आए, बहुत बड़ी डेरिवेशन है वो। ठीक है, लेकिन वो साइन थीटा वाला छोड़ देते हैं, cos थीटा वाला याद रखते हैं अपन। तो अगर अब मैं बात करूं, अगर मेरे को दिक् अनुपात दे रखे हों, क्या दे रखे हो मेरे को, अगर मेरे को दिक् अनुपात दे रखे हों तो कैसे निकालना है, तो ऐसे निकालना है। और अगर मेरे को दिक्कोजें दी हुई है तो कैसे निकालना है, मेरे को ऐसे निकालना है, दो रेखाओं के मध्य L1 L2 M1 N2 N1 N2। अब मान लो वो दोनों रेखाएं समांतर हैं, वो दोनों रेखाएं मान लो क्या है, समांतर है, यानी कि वो भी इधर है ये भी इधर है। तो अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके बीच में कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कोण कितना हो जाएगा उनके बीच में, 0 डिग्री। तो अगर इनके बीच में 0 डिग्री हो गया तो ये cos 0 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो दो रेखाएं समांतर होने का प्रतिबंध क्या हो जाएगा, क्यों cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1 होती है, इसलिए दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध क्या बन जाएगा अपने पास में, L1 इज इक्वल टू L2 M1 इज इक्वल टू M2 और N1 इज इक्वल टू N2, तभी तो वैल्यू 1 आएगी भाई। तो देखो ये सारी वैल्यू 1 कैसे आ सकती है, कि इसकी वैल्यू भी 1 हो, इसकी वैल्यू भी, या फिर जो भी हो, इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो, इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो, इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो, तभी तो क्या आएगी ये, इनके बीच में क्या आ जाएगा, एंगल क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। और ठीक है, तो इसके समांतर यानी कि ए बी एक रेखा है, ए बी रेखा है, उसके सी डी के समांतर होने का प्रतिबंध क्या है कि L1 इज इक्वल टू L2 M1 इज इक्वल टू M2 एंड N1 इज इक्वल टू N2, ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। और दोनों रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध क्या है, दोनों रेखाएं अगर लंबवत होगी तो cos 90 बराबर 0, cos 90 बराबर 0 यानी कि L1 L2 M1 N2 N1 N2 बराबर 0, यानी कि ए बी जो रेखा है उसके सी डी के, देखो ये लंबवत का प्रतिबंध है, ये आपको याद रखना है। लंबवत होने का प्रतिबंध क्या आएगा, देखो ये सारे प्रतिबंध इससे निकल के आ रहे हैं, इससे और इससे ही बताऊंगा मैं आपको। लंबवत होने का प्रतिबंध है L1 L2 M1 M2 और N1 N2 बराबर 0, ये लंबवत होने का क्या है मेरे पास में प्रतिबंध है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर मैं इसकी बात करता A1 A2 की, तो समांतर होने का प्रतिबंध, दिक् अनुपात की बात करें
समांतर होने का प्रतिबंध होता A1/A2, B1/B2, C1/C2। दो रेखाएं समांतर कब होंगी? जब उनके जो दिक् अनुपात है उनका अनुपात भी क्या होगा? इक्वल, A1/A2, B1/B2, C1/C2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये करना है। और अगर इनके लंबवत होने की बात होती तो देखो, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं अपन। लंबवत होने की बात होती तो हो जाता है, ये बहुत ही ईजी है। लंबवत कब होता है ये? A1/A2, B1/B2, C1/C2 बराबर 0। क्यों? क्योंकि ये 0, तो ये पूरा जाके इधर 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? A1/A2, B1/B2, C1/C2 बराबर 0। तो ये तो हो जाएगा AB समांतर CD, और ये हो जाएगा AB लंबवत CD। तो दोनों तरीके से मैंने समझा दिया। अगर आपके पास दिक् अनुपात दिया हुआ हो तो आपको कैसे करना है, और दिक्कोज्या दी हुई हो तो लंबवत और समांतर होने का प्रतिबंध क्या है मेरे पास में। अगर मेरे पास में लंबवत है तो प्रतिबंध क्या है, और समांतर है तो प्रतिबंध क्या है। दोनों प्रतिबंध मैंने आपको बता दिए हैं इसके अंदर। इजी सी चीज़ है, इजी सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे अपने। तीन बिंदुओं के समरेख होने की प्रतिबंध मैंने बता ही दिया था पहले ही। ठीक है, तो ये हो गया अपना दो रेखाओं की दिक्कोज्या है, हो गया। प्रक्षेप निकाल ही दिया अपन ने। इसमें देखो, अब इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इन दोनों से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं अपने पास में। देखो, प्रतिबंध एक बार मैं तरीके से लिख देता हूँ, दोनों तरीके से आप एक बार अच्छे से देख लो। प्रतिबंध के अंदर क्या है अपने पास में, कि अगर मान लो समांतर है तो क्या करना है। देखो, अगर दिक्कोज्या की बात करें तो इसके समांतर होने का प्रतिबंध क्या होगा? L1 = L2, M1 = M2 और N1 = N2। L1 = L2, M1 = M2 और N1 = N2 होगा। ठीक है, और इसके लंबवत होने का प्रतिबंध है L1 L2, M1 M2 और N1 N2 बराबर 0। ठीक है, और अगर दिक् अनुपात की बात करें तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये दिक् अनुपात अगर दिए हुए हैं तो समांतर होने का प्रतिबंध है, और लंबवत होने का प्रतिबंध है A1/A2, B1/B2, C1/C2 बराबर 0। ये लंबवत होने का प्रतिबंध है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं कि 103 क्या दिया हुआ है मेरे को। 103 क्वेश्चन लिख लो भाई अपने पास में। क्वेश्चन ये है कि 103 और 012, 103 और 012, यदि 103 012 को मिलाने वाली रेखा 0 3 -1 व 0 3 -1 व लेमडा 11 के क्या हो, ये लेमडा 11 के, पहली बात हमें है कंडीशन दी हुई है लंबवत हो, और दूसरी हमें कंडीशन दी हुई है समांतर हो। तो हमें क्या फाइंड करना है? लेमडा। क्या फाइंड करना है हमको? लेमडा। जैसे कि मान लो ये दो पॉइंट है अपने पास, इन दोनों पॉइंटों के अगर लंबवत हो तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी, और समांतर हो तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले इस लाइन की अपन दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं हम? दिक् अनुपात। इसके दिक् अनुपात की बात करेंगे 0 -1 यानी कि -1, 1 -0 यानी कि 1, 2 -3 यानी कि -1। और इसके दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे अपने पास में? इसके दिक् अनुपात हमारे पास हो जाएंगे लेमडा -0 यानी कि लेमडा, 1 -3 यानी कि -2, 1 - प्लस यानी कि 1 - प्लस यानी कि 2। ये अपने पास दिक् अनुपात हो गए। अब पहली बात करें अपन लंबवत होने की, तो लंबवत होने का प्रतिबंध क्या था? A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0। A1 कितना है? -1 इंटू लेमडा, ये है 1 इंटू -2, और ये है -1 इंटू 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा माइनस का लेमडा -2 बराबर 0, तो माइनस का लेमडा = 4, लेमडा -4, लेमडा क्या हो जाएगा? -4। इसी प्रकार से समांतर होने की बात करें तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यानी कि क्या हो जाएगा मेरे पास? -1 लेमडा = 1/-2 -1/2। इन दोनों को ले लो आप, ये कैंसिल आउट हो गया, तो लेमडा = 1/2। लेमडा क्या हो जाएगा? 1/2। क्या वैल्यू निकल के आएगी अपने पास? लेमडा की वैल्यू 1/2। ठीक है, ऐसे इजी से क्वेश्चन आएंगे अपने इस बात से रिलेटेड। और अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि A बराबर 1 2 3 दिया हुआ है मेरे को। A बराबर क्या दिया हुआ है मेरे को? 1 2 3।
1 2 3, ठीक है। ए बराबर दिया हुआ है मेरे को 1 2 3 और बी बराबर दिया हुआ है मेरे को -2 3 1 -2 3 1। तो ए ओ बी कोण ज्ञात करो। कौन सा कोण ज्ञात करेंगे अपन? ए ओ बी कोण ज्ञात करेंगे अपन, ठीक है। तो ए ओ बी कोण ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? ए ओ बी कोण ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? देखो ये रहा ए, ये रहा ओ, ये रहा बी। ये ओ मतलब 0 0 0, ए का मतलब क्या है मेरे पास में 1 2 3 और बी का मतलब क्या है मेरे पास में -2 3 1। बी का मतलब क्या है मेरे पास -1। तो इसके दिक्कतपात निकाल लेंगे 0 -1 या फिर 1 -0 1 आ गया, 2 -0 2 आ गया, 3 -0 3 आ गया। इसके दिक्कतपात तो निकल गए। ये -2 -0 यानी कि -2, ये वापस 3 और ये कितना आ गया लास्ट में 1 दिया हुआ है क्या 1 हो गया, ठीक है। फॉर्मूला लिख सकते हो आप cos थीटा का। cos थीटा नहीं है cos ए ओ बी बराबर क्या आ जाएगा a1 a2 यानी कि -2 b1 b2 c1 c2 अपॉन 1 + 4 + 9 1 + 9 + 4, ये कितना हो जाएगा 9 - 2 यानी कि 7 और ये हो गया 9 और 10 अंडरूट के 14 और ये कितना हो गया अंडरूट के 14, ये कितना 7/14 यानी कि 1/2। cos थीटा में वैल्यू 1/2 कहाँ पे आती है उसके अकॉर्डिंग 60 डिग्री वैल्यू कितनी हो जाएगी π/3। कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी π/3 इसकी क्या निकल के आ जाएगी वैल्यू। तो इस तरीके के इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं और कुछ भी नहीं आता, प्रक्षेप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो 3D के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको कंप्लीट करो। ये सिर्फ आपकी 3D से जितना भी जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने सारे बता दिए। अब मैं बात करने वाला हूँ सरल रेखा के बारे में। तो अब हम लोग सरल रेखा वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। देखो सरल रेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने 2D के अंदर सरल रेखा पढ़ी है अभी तक, ठीक है। ये 2D वाली सरल रेखा है y = mx + c, जो आपने 2D के अंदर सरल रेखा पढ़ी थी ये वो नहीं है, ये थोड़ी सी उससे अलग है। इसमें हम सरल रेखा का सदिश रूप और कार्तीय रूप दोनों पढ़ेंगे अपन। सरल सदिश रूप क्या होता है, कार्तीय रूप क्या होता है, इसीलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में सदिश मैंने इसीलिए पढ़ाया था आप लोगों को ताकि आपके सदिश अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं अब बढ़ाने वाला हूँ आपको सरल रेखा। सरल रेखा देखो वही जो सरल रेखा जो नॉर्मल होती है वही होती है सरल रेखा, लेकिन इसमें सदिश रूप और कार्तीय रूप में क्या क्या अंतर है वो सभी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि सदिश रूप कैसे होता है, कार्तीय रूप कैसे होता है इसका। तो सबसे पहले मैं सरल रेखा बता रहा हूँ आपको एक बिंदु रूप में। उसके अंदर जो सरल रेखा थी एक बिंदु रूप में, अगर आपको याद है तो वो थी y = mx + c। y बराबर क्या थी mx + c। अब अपन उसको छोड़ते हैं, ये बात करते हैं सदिश रूप में समीकरण बता रहे हैं अपन। एक बिंदु रूप में सदिश में किसमें बता रहे हैं अपन सदिश में एक बिंदु रूप में सरल रेखा का समीकरण। एक बिंदु रूप में सरल रेखा क्या बता रहे हैं हम समीकरण बता रहे हैं। एक बिंदु रूप में सरल रेखा का समीकरण बना रहे हैं। मान लो ये मूल बिंदु है, ठीक है, ये मूल बिंदु है। इसके अंदर हर चीज का कॉन्सेप्ट है कि ओ मान लो कोई मूल बिंदु है और कोई सरल रेखा ए वेक्टर से गुजर रही है जो r स्थिति सदिश से भी गुजर रही है। एक सरल रेखा जो ए वेक्टर से गुजर रही है और एक दूसरी लाइन है उसके क्या है समांतर। एक दूसरी लाइन है जिसके बी वेक्टर, दूसरी लाइन है बी वेक्टर, उसके क्या है समांतर। इसमें बहुत ही आराम से चलना कि एक ऐसी सरल रेखा का समीकरण जो कि एक बिंदु से गुजर रही है और वो बिंदु कौन सा है ए वेक्टर। जो ए वेक्टर जो रेखा है वो आर बिंदु से गुजर रही है और वो बी वेक्टर के क्या है समांतर। ये सारी चीज मैं लिखा दूंगा। आर से निकल रही है और बी वेक्टर जो है उसके क्या है समांतर। तो देखो ये जो लाइन है उसकी स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, मैंने बताया स्थिति सदिश ए बी लाइन का स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं अपन, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश ऐसे निकालते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आर माइनस ए, इसका क्या हो जाएगा। तो देखो ये जो लाइन है इस लाइन के क्या है समांतर है या नहीं है, ए आर लाइन है वो इस बी लाइन के समांतर है भाई। अगर ये इसके समांतर है तो इसकी क्या हो जाएगी अपने पास में, इसकी समीकरण क्या हो जाएगी, इसकी समीकरण हो जाएगी r माइनस ए और ये हो जाएगा b। इसका ये जो b वेक्टर है ये इसके समांतर है, ये इसके क्या है समांतर, यानी कि इसके समांतर है तो इसके दिक्कनुपात और इसके दिक्कनुपात आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। समांतर की शर्त आपको पता है, समांतर शर्त क्या थी L1 = L2, M1 = M2,
n1 बराबर m2। कहने का मतलब है ये दोनों अगर समांतर हैं तो इसके दिक्कनुपात और इसके दिक्कनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वो t टाइम बराबर है, एकदम एग्जैक्टली बराबर नहीं होते, वो t टाइम क्या है इसके बराबर है। कितने टाइम बराबर है, t टाइम बराबर है r वेक्टर माइनस a बराबर t। अब ये बातें r वेक्टर में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कौन सा रूप बताना है आपको, सदिश रूप। कौन सा रूप बताना है, सदिश रूप। तो r वेक्टर बराबर हो जाएगा a वेक्टर प्लस t b वेक्टर, a वेक्टर प्लस t b वेक्टर। ये सरल रेखा का समीकरण है सदिश रूप में। किस रूप में है सरल रेखा का समीकरण, सदिश रूप में है ये सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, इसके अंदर अपन लिखेंगे कि सदिश रूप है यदि बिंदु, इसके अंदर लिख लो आप, यदि बिंदु ए वेक्टर से गुजरने वाली, यदि बिंदु ए वेक्टर से गुजरने वाली सरल रेखा, ए वेक्टर से गुजरने वाली, ए वेक्टर से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण ए वेक्टर से गुजरने वाली, ए वेक्टर से गुजरने वाली सरल रेखा का सदिश समीकरण, सरल रेखा का सदिश समीकरण जो कि सदिश बी वेक्टर के समांतर हो, जो किसी सदिश समांतर हो, बी वेक्टर के क्या हो, समांतर हो, बी वेक्टर के क्या हो, वो समांतर हो। ठीक है, तो ये जो ए आर लाइन है वो समांतर किसकी हो जाएगी, बी वेक्टर के, यानी कि इसके और इसके जो स्थिर सदिश होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर। इसका क्या हो जाएगा आर वेक्टर माइनस ए, और इसका क्या हो जाएगा टी टाइम बी वेक्टर। तो यहां से आ जाएगा आर वेक्टर बराबर ए प्लस टी टाइम बी वेक्टर। ये सदिश का कौन सा रूप हो जाएगा हमारे पास में, ये एक बिंदु रूप में सदिश का समीकरण हो। एक बिंदु कौन सी, ए वेक्टर, एक बिंदु रूप में कौन सी, ए वेक्टर। तो जब भी आपको ये जो क्वेश्चन आएंगे ना, उससे आपके दिमाग में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या सिस्टम है, कि एक बिंदु से गुजर रही है, वो किससे गुजर रही है, एक बिंदु से गुजर रही है और इसके समांतर है। तो उसमें आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, सबसे पहले उसमें आपको देखना पड़ेगा ये समांतर किसके है। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि समांतर जो है, जहां समांतर होगी ना वो तो हमें देगी इसकी दिक् अनुपात, वो हमें क्या देगी, इसका दिक् अनुपात देगी। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समांतर रेखा वो देगा। तो और अगर दिया हुआ होगा तो वहां जैसे मान लो ये इक्वेशन दी हुई है, तो आपको इसको देख के क्या पता लगाना चाहिए कि ये वाला है ना, ये तो समांतर है और ये क्या है, इससे गुजर रहा है, ये क्या कर रहा है, इससे गुजर रहा है, और ये आपको पता ही इसकी सदिश है। ठीक है, अगर आपको ये दिया हुआ है और आपको पता लगाना है समांतर कहाँ है, तो ये है। और अगर मान लो दिया हुआ और फिर समांतर इक्वेशन लिखनी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि समांतर कौन सी है, क्या है समांतर कौन सी है। क्वेश्चन आएगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी थोड़ा अटपटी लगेगी आप लोगों को, लेकिन जैसे ही अपन क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगी सारी चीजें। एक बिंदु रूप में सरल रेखा का समीकरण, कौन सा समीकरण, सदिश समीकरण मैंने बताया। मैं दो समीकरण बताऊंगा, एक तो कार्तीय समीकरण बताऊंगा मैं, एक बताऊंगा सदिश समीकरण। तो सदिश समीकरण आपको अच्छे समझ में आया, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर, जहां पर जो टी है वो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। टी मतलब कि 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, 3 गुना 4 गुना 5 गुना, उस टाइप से ये रहेगा भाई। लेकिन उनकी जो स्थिति सदिश, जैसे कि मान लो ये रेखा है और ये रेखा है, आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इस रेखा की जो दिक्कोजय होंगी ना, वो सेम इस रेखा की दिक्कोजय होंगी। इसकी दिक्कोजय मेरे को दी हुई नहीं है, इसकी दिक्कोजय मेरे को दी हुई नहीं है, तो इस रेखा की अगर दिक्कोजय होंगी ना, वो मैं यूज कर लूंगा इसके अंदर, और जिससे गुजरेगा उससे क्या कर दूंगा, उसको सेटिस्फाइड करवा दूंगा। कि मान लो कोई पॉइंट है इस रेखा से गुजर रहा है, तो वो पॉइंट इस रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा नहीं करेगा, तो उस पॉइंट से इस रेखा को क्या करूंगा, संतुष्ट करवा दूंगा, और दिक् अनुपात लूंगा वो मैं इससे ले लूंगा, किससे ले लूंगा, इससे। कार्तीय रूप बताऊंगा वो तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब इसका अगला है कार्तीय रूप, देख लो भाई, इसको उतार लो, इसके बाद मैं आपको बताता हूं इसका कार्तीय रूप। मैं बता रहा हूं आपको एक बिंदु रूप में सरल रेखा का समीकरण बता रहा हूं मैं, किसमें बता रहा हूं आपको, एक बिंदु रूप में सरल रेखा का समीकरण। और अब मैं बता रहा हूं इसका कार्तीय रूप। कौन से रूप, कार्तीय रूप। एक बिंदु रूप में रेखा का समीकरण, एक बिंदु रूप में रेखा का समीकरण कौन सा रूप है, ये कार्तीय रूप है। इसके अंदर आपको वही थ्योरी लिखनी पड़ेगी कि बिंदु ए, अब देखो ये जो बिंदु ए है ये तो सदिश के अंदर था, लेकिन अब ये कार्तिक रूप में है, तो मैं बताता हूँ कार्तिक रूप में अच्छे समझ में आएगा आपको कि बिंदु ए जिसके निर्देशांक है x1 y1 z1, कोई बिंदु ए है जिसके निर्देशांक है x1 y1 z1 से गुजरने वाली रेखा
का समीकरण जो दी गई रेखा के क्या हो समांतर, जो दी गई सरल रेखा, जो दी गई सरल रेखा जिसके दिक अनुपात, जिसके क्या है मेरे पास दिक अनुपात a1 b1 c1, जिसके दिक अनुपात a1 b1 c1 हो के समांतर हो। देखो किसी भी रेखा को लिखने के लिए ना दो चीजें होनी जरूरी हैं, एक तो वो पॉइंट जिससे वो रेखा गुजरेगी, तो वो पॉइंट रख के उसको सेटिस्फाइड करवा लेंगे, एक उसके दिक अनुपात, एक उसके दिक अनुपात। दिक अनुपात क्यों कि मालूम होना चाहिए कि वो जो हमारे अक्ष हैं, ये तीनों अक्सेस हैं, इनके साथ में क्या कोण बना रही है, क्या उनकी स्थिति है, ये पता लगाने के लिए उनके एक तो दिक अनुपात चाहिए मेरे को, और एक क्या चाहिए मेरे को उनके पॉइंट्स चाहिए जिससे वो क्या कर रही है, गुजर रही है। तो मैंने बोल दिया कि एक पॉइंट, एक बिंदु है जो a x1 y1 z1 से निकलती है, x1 y1 z1 एक पॉइंट ए से ये रेखा निकल रही है, ये जो रेखा है इस पॉइंट से गुजर रही है, और इस रेखा के समांतर एक रेखा है, इस रेखा की क्या है, एक समांतर रेखा है जिसके मेरे को मिल रखे हैं दिक अनुपात, दिक अनुपात उसने दे रखे हैं, उसके दिक अनुपात है a1 b1 c1। तो उसका समीकरण क्या होगा, x माइनस x1 क्या होगा समीकरण उसका। इसमें देखो पूरे समझाता हूँ आपको बात अच्छे से, रेखा समझा के पूरी, जैसे कि ये रेखा है, इसको मिटाए अच्छे से। ये रेखा है L1, ये रेखा है L2, इसके दिक अनुपात दे रखे हैं a1 b1 c1, और इसके ऊपर कोई पॉइंट है a x1 y1 z1, ठीक है, और इसके ऊपर कोई पॉइंट है x y z कोई भी मैंने रेंडम पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर है, क्या है, एक दूसरे के समांतर है, तो रेखा L1 समांतर किसकी होगी, रेखा L2 के। देखो इसके दिक अनुपात L1 रेखा के दिक अनुपात क्या होंगे, देखो L1 रेखा के दिक अनुपात क्या होंगे, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1, यही तो होंगे, और इसके दिक अनुपात मेरे को दे रखे हैं। मैंने बोला दो रेखाएं अगर समांतर हो, मैंने क्या बोला, दो रेखाएं अगर समांतर हो तो उनके दिक अनुपात कैसे होंगे, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, यही तो होगा भी कॉन्सेप्ट कि दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो वो उनके कॉन्सेप्ट होगा a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 अपॉन c2, यानी कि ये क्या आ जाएगा x माइनस x1, ये a1 हो गया x माइनस x1 अपॉन दूसरा कौन सा हो गया, ये हो जाएगा x माइनस x2 b1, ये हो जाएगा x माइनस x3, ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगी उस रेखा की समीकरण, ये हो जाएगी उस रेखा की कार्तीय समीकरण। कौन सी समीकरण, कार्तीय समीकरण, जब वो एक बिंदु से गुजरे, किससे गुजरे, देखो इसमें दो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक तो वो पॉइंट जिससे वो गुजरेगी, इसके अलावा हमें क्या मिलेगा, उसके अलावा हमें मिलेगा कि भाई वो जो क्या नाम है उसके दिक, जो समांतर रेखा है उसके दिक अनुपात, अगर हमें दिक अनुपात ही नहीं पता तो हम उसकी समीकरण नहीं लिख सकते, ठीक है। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है ये, ठीक है। और मान लो एक सरल रेखा है, देखो इतनी बात तो आपने समझ में आई अच्छे से, इसी में एक अच्छा सा टॉपिक को लिख देता हूँ, इसी के अंदर नोट लगा लो छोटा सा, यहाँ इसको मिटा के एक नोट लगा लेते हैं इसी के अंदर ही, कि कोई व्यापक बिंदु निकालना हो, मेरे को क्या निकालना हो, कोई भी व्यापक बिंदु निकालना हो, व्यापक बिंदु क्या लिखना है मेरे को, कि सरल रेखा x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c के सरल रेखा x माइनस x1 के स्थित किसी बिंदु पर स्थित किसी बिंदु के व्यापक निर्देशांक। ये क्या होता है मैं बताता हूं, ये मान लो कोई रेखा है, इस रेखा के ऊपर कहीं पर भी कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, ये निकालने का तरीका है कि ये रेखा है मेरे पास, इसका समीकरण ये रहा, इसके ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट है, उसके क्या होंगे, निर्देशांक क्या होंगे, जैसे कि मैं, और वो रेखा क्या है मेरे पास, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, तो उसके बराबर आप रख लो लेमडा, क्या रख लो आप उसके बराबर, लेमडा। तो देखो मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि ये दोनों रेखाएं थी, यहाँ पर एक पॉइंट था जिसको मैंने रखा था x1 y1 z1, ये मेरे को पता था, लेकिन एक बी पॉइंट था, वो था x y z,
ये देखो इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, तो ये वही एक्स वाई जेड ही तो है, ये कहीं पे भी हो सकता है इस रेखा के अंदर, तो यही तो उसके व्यापक निर्देशांक होंगे। तो व्यापक निर्देशांक क्या हो जाएंगे, लेमडा लेमडा इंटू ए प्लस x1, लेमडा इंटू बी प्लस y1 और लेमडा इंटू सी प्लस z1, ये हो जाएंगे इसके व्यापक बिंदु के निर्देशांक। व्यापक बिंदु के क्या हो जाएंगे, ये निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट था अपने पास व्यापक बिंदु के निर्देशांक के। ठीक है, इतनी सी बात थी। सरल रेखा का आज मैंने बताया आपको कार्तीय रूप। ठीक है, कार्तीय रूप क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ए बी सी थे दिक् अनुपात जिस रेखा के समांतर है, और x1 y1 z1 था जो हमें दिया हुआ था। ठीक है, और इसके सदिश रूप था r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस t b वेक्टर। a वेक्टर वो पॉइंट था जहां से वो रेखा गुजर रही है, और बी बिंदु वो थे जो उसके समांतर हैं। बी बिंदु वो हैं जो उसके समांतर हैं। ठीक है, तो इतनी सी अच्छी सी ये टॉपिक था सरल रेखा का, जो अभी तक अपना एक टॉपिक हुआ है। इसमें जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, उस क्वेश्चन के थ्रू आपको ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेता हूं मैं, और उसको फिर दोनों लिखों में चेंज करके दिखा दूंगा। क्वेश्चन देखो इसका कैसे आएगा, कि क्वेश्चन अपने पास ऐसे है कि बिंदु 2i माइनस 3j प्लस 4k से गुजरने वाली रेखा के समीकरण से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो, जो कि या फिर ऐसे जिसकी दिशा किसके बराबर दी हुई है, 3i प्लस 4j माइनस 5k, 3i प्लस 4j माइनस 5k के समांतर हो। क्वेश्चन क्या है, देखो भाई, कि एक ऐसी सरल रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है जो कि इस पॉइंट से तो इस रेखा से तो गुजरे, इस रेखा से तो क्या करे वो गुजरे, और इसके क्या हो समांतर हो। देखो वही वापस याद रखो कि देखो ये रहा ए की वैल्यू दी हुई है मेरे को 2i माइनस 3j प्लस 4k, और जो बी वेक्टर है उसकी दे रखी है 3i प्लस 4j माइनस 5k। लेकिन देखो इसका और इसका समांतर है, लेकिन एक ही लाइन छोड़ना है, तो इसके और जिसके दिक् अनुपात में एक जैसे होंगे, लेकिन उसमें कोई ना कोई का फर्क तो होगा। जैसे कि मान लो एक के दिक् अनुपात है 2 4 6, तो दूसरे के होंगे 4 8 और 12, यानी कि उसके 2 गुने। तो समीकरण क्या था अपने पास में, r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस t b वेक्टर, ये होगी उसकी समीकरण। तो उसकी समीकरण होगी a वेक्टर की जगह क्या है 2i माइनस 3j प्लस 4k प्लस t इंटू बी वेक्टर की हो जाएगी 3i प्लस 4j माइनस 5k। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 2i, देखो ये हो जाएगा 2 प्लस 3t आई कैप, जे कैप का निशान हो जाएगा माइनस 3 प्लस 4t, और k का हो जाएगा 4 माइनस 5t k कैप। ये हो जाएगा अपने पास में उस रेखा का समीकरण। कौन सा समीकरण हो गया ये, सदिश रूप। कौन सा रूप हो गया ये, सदिश रूप। अब मान लो आपको इसी में कार्तीय रूप निकालना था। क्या निकालना है इसी में, कार्तीय रूप। तो कार्तीय रूप आप याद करो, कार्तीय रूप क्या था इसके अंदर अपने पास में x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। तो देखो इसमें आप याद करो कि x1 y1 z1 तो वो पॉइंट है जिससे वो निकल रहा था। तो x माइनस किससे निकल रहा है वो, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। x माइनस 2, y प्लस 3, z माइनस 4, इस पॉइंट से तो गुजर रहा है। उसके अलावा ये वो पॉइंट थे जिनके वो क्या है समांतर है। तो किसके समांतर हो गया, ये रहा। ये हो गया उसका कार्तीय रूप। कौन सा रूप हो गया ये, कार्तीय रूप। अब कार्तीय रूप से अगर सदिश रूप में लेना होता, मान लो आपके पास ये आ गया, सदिश रूप में लेना होता तो आप कैसे लिखते, देखो ऐसे लिख लेते उसको, r वेक्टर बराबर 2i माइनस 3j प्लस 4k प्लस t 3i प्लस 4j माइनस 5k। तो इजी है इसको समझना। एक बिंदु रूप में आज मैंने आप लोगों को समझाया है, एक बिंदु रूप में सदिश का, सरल रेखा का समीकरण, जिसका सदिश रूप और कार्तीय रूप बताया। अगली बार आपको मैं बताऊंगा दो बिंदु रूप में सरल रेखा का समीकरण, सदिश रूप में भी और कार्तीय रूप में भी। सेम टू सेम यही सारी चीजें हैं,
सिर्फ और सिर्फ ये जो पॉइंट था ना यहाँ पर ये वाला, इसकी जगह क्या आ जाएगा, x2 y2 और z2 इतना आ जाएगा बस। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1, वो भी जो भी है वो आ जाएगा आपके पास में। तो आज का जो टॉपिक था वो इतना ही था, ठीक है।